अब है मैक्सिलरी साइनस और उसकी डिजीज़। तो मैक्सिलरी साइनस एक पैरानेज़ल साइनस है जिसमें बेसिकली एयर प्रेजेंट होती है। तो साइनसेस जो आपकी पैरानेज़ल साइनसेस हैं वो डिफरेंट एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इसमें आपकी मैक्सिलरी साइनस आ जाती है, फ्रंटल है, एथमॉइड और स्फीनॉइड साइनसेस हैं। ये चार बेसिकली आपकी हेड के अंदर साइनसेस हैं, यानी बोनी एयर फिल्ड बोनी कैविटीज़ हैं। तो जो मैक्सिलरी साइनस है इसका जो बेसिकली फंक्शन है वो दो तीन जो मेन फंक्शन हैं वो ये हैं कि एक तो ये आपकी जो स्कल है उसका वेट कम करने के लिए होती है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि आपकी ये एयर में नहीं, वॉइस में जो आपकी रेजोनेंस वगैरह है ये उसको ऑल्टर करती है, यानी आपकी आवाज़ जो है वो आपकी मैक्सिलरी साइनस की वजह से डिस्टर्ब वगैरह हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर का भी जो है ना वो भी ये पर्पज़ होता है इनका। अब जो आपकी चार पैरानेज़ल साइनसेस हैं उनमें सबसे पहले जो और सबसे बड़ी होती है और सबसे पहले जो बनती है वो आपकी मैक्सिलरी साइनस होती है। और बनने के इसके बेसिकली दो स्टेप्स हैं। तो जो इनिशियल स्टेप है जो जिसको प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन कहते हैं वो 3rd मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है। इसमें बेसिकली ये होता है, आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि आपकी उस वक्त जो होती है पूरी बोन पड़ी होती है, मैक्सिला की बोन होती है, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती। तो जो एथमोइडल एयर सेल्स होते हैं ना वो उस बोन को इन्वेजिनेट करते हैं या आप कह लें उसको इन्वेड करते हैं और वहाँ पे एक एक एयर फिल्ड कैविटी का स्टार्ट करते हैं, यानी वहाँ पे एक कैविटी बननी स्टार्ट होती है जिसको आप प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन कहते हैं, और वो एथमोइडल एयर सेल्स से बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इन्वेजिनेशन और पाउचिंग ऑफ द एथमोइडल इन फंडिबुला। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, सिंपल आप ये समझ लें कि एथमोइडल एयर सेल्स की जो है इन्वेजन से मैक्सिलरी बोन के अंदर एक एयर फिल्ड कैविटी बनना स्टार्ट होती है। तो इसको प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन कहते हैं और ये प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है और जो कार्टिलेज होता है मैक्सिला का उसमें ये एक्सपैंड होती जाती है। फिर 5th मंथ जो फीटल डेवलपमेंट का उसमें आपकी सेकेंडरी न्यूमेटाइजेशन स्टार्ट होती है और वो फिर आप समझें कि थ्रू आउट लाइफ ही बाद में तो वो इंक्रीज़ तो होती रहती है, न्यूमेटाइजेशन तो उसकी होती ही रहती है। और जो बेसिकली सेकेंडरी न्यूमेटाइजेशन यही है कि वो एक्सपैंड करती जा रही है मैक्सिलरी बोन के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्थ से पहले जो ये साइनस बनती है इसके अंदर फ्लूइड होता है, एयर नहीं होती, और बर्थ के बाद इसके अंदर आपकी फ्लूइड जो है वो एयर से रिप्लेस हो जाता है, यानी उसके बाद उसमें एयर आ जाएगी, फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा। अब होता ही है कि ये एज़ कम्पेयर टू द नेज़ल कैविटी जो आपकी मैक्सिलरी साइनस है ये थोड़ी सी सुपीरियर प्रेजेंट होती है, लेकिन विद टाइम ये बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली उसके लेवल पे आ जाती है, हॉरिजॉन्टली जो बेस है दोनों की वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाती है। अब वो होता कैसे है? तो होता बेसिकली ये है कि जब आपकी जो बेसिकली जो ग्रोथ हो रही है आपकी मैक्सिलरी साइनस की तो वो एंटीरियरली और इन्फीरियरली ग्रो करती है विद द ग्रोथ ऑफ द मैक्सिला। जिस तरह आपका मैक्सिला ग्रो करता है उसी तरह आपकी साइनस उसके अंदर ग्रो कर रही होती है। तो अब आपको पता है कि जब मिक्स डेंटिशन या प्राइमरी डेंटिशन पड़ी होती है तो उसकी प्राइमरी डेंटिशन पड़ी होती है तो आपके जो परमानेंट टीथ हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिला के अंदर जो प्राइमरी टीथ है उनके ऊपर हो रही होती है। तो जब आपके प्राइमरी टीथ गिरते हैं और परमानेंट टीथ उनकी जगह पे आते हैं तो ऑब्वियसली मैक्सिला के अंदर थोड़ी सी स्पेस खाली होती है। जब वो स्पेस खाली होती है तो जो आपकी साइनस है वो उसमें ग्रो करती हुई बेसिकली न्यूमेटाइजेशन करती हुई उस स्पेस में भी आ जाती है। तो इतनी ग्रोथ करने के बाद जो आपकी मैक्सिलरी साइनस और नेज़ल कैविटी का दोनों का फ्लोर है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है, यानी नीचे से जो इन्फीरियर बॉर्डर है दोनों का वो सेम लेवल पे होता है। और ये रफली जो है ये 12 से 13 साल की उम्र में जब आपकी मिक्स डेंटिशन सारी गिर जाती है और परमानेंट डेंटिशन आ जाती है तो उस स्टेज पर जाकर होता है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये इतनी ही बढ़ती है या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है? तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बढ़ सकती है उस वक्त जब उसको मैक्सिला के अंदर थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। और स्पेस कब मिलेगी? जब आपका परमानेंट टूथ जो है वो किसी तरह लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक्सट्रैक्शन करवा दिया मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की, तो वो जो जगह खाली होगी वहाँ पे भी आपकी साइनस जो है वो न्यूमेटाइज होकर वो ग्रो करेगी वहाँ पे भी, यानी उतनी बड़ी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो बड़ों में जो है साइनस वो छोटों की निस्बत बड़ी होती है, और जो आपके ईडेंचुलस पेशेंट्स हैं उनमें ये डेंटेड पेशेंट्स की निस्बत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें मैक्सिला में जगह ज़्यादा होती है तो वो उतनी बड़ी जगह पर आ जाती है, कवर कर लेती है उसको।
नेक्स्ट है कि इसकी शेप किस तरह की होती है। तो शेप ये जिस तरह एक पिरामिड होता है ना, उस तरह का है कि 3 तो उसकी साइड्स होती हैं और एक उसकी बेस होती है। तो ये 4 साइड्स उसकी हो गई पिरामिड की बेसिकली। तो इसी तरह जो आपकी मैक्सिलरी साइनस है इसकी 4 साइड्स होती हैं। तो इस ट्रायंगल जो पिरामिड है इसको आप इस तरह समझ लें कि जो इसकी बेस है ना वो लैटरल नेज़ल वॉल की तरफ होगी और जो टिप होगी वो लैटरल साइड पर होगी। तो इसकी जो बेसिकली बनती हैं बाउंड्रीज वो ये बनेगी कि जो मीडियल साइड पे है ये आप समझें कि जो लैटरल नेज़ल वॉल है वो इसकी मीडियल साइड बना रही है, यानी वो इसका सेपरेटिंग पॉइंट है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है और आगे नेज़ल वॉल स्टार्ट हो रही है। सुपीरियरली जो ऑर्बिट का फ्लोर है वो इसकी रूफ़ है, तो वहाँ पे ये डिमार्केशन हो गई सुपीरियरली। एंटीरियरली जब आप आते हैं तो ये आपके जो फर्स्ट प्रीमोलर या कैनाइन तक इसकी एक्सटेंशन होती है और पोस्टीरियरली ये आपकी चली जाती है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी तक। इसी तरह जब इन्फीरियरली आप देखें तो जो एल्वियोलर रिज है, यानी जहाँ तक आपके समझने टीथ की रूट्स हैं वहाँ तक इसकी बाउंड्री बनेगी और लैटरली ये जाएगी ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला तक। तो ये बेसिकली इसकी बाउंड्रीज हो गई कि ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहाँ तक एक्सटेंडेड होती है। और फिर यह है कि इसके अंदर एक लाइनिंग होती है इसकी, और लाइनिंग जो है वो बेसिकली आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, जो होती है आपकी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड या स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एंड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जिसमें म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये वो एपिथेलियम है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करती है बेसिकली। और इसका काम भी ये होता है कि इसमें सीलियाज भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट है। तो इसने म्यूकस प्रोड्यूस करना है जो सीलिया ने अपवर्ड मूवमेंट करवाते हुए नेज़ल कैविटी के अंदर ड्रेन करना होता है। तो होता यह है कि अब इसमें और जो नेज़ल कैविटी है, लेटरल नेज़ल वॉल है, उसमें कम्युनिकेशन है बेसिकली, जिसको हम ऑस्टियम कहते हैं, जिसके थ्रू आपकी मैक्सिलरी साइनस की जो सिक्रीशंस हैं वो लेटरल नेज़ल वॉल के अंदर जाके आपकी नेज़ल कैविटी से बाहर आती हैं। तो आपको पता है कि लेटरल नेज़ल वॉल की जो एनाटमी है उसमें 3 कॉन्काई होते हैं और 3 मिएटसेस होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, तीन इस तरह होते हैं। तो जो सुपीरियर आपका कॉन्का होता है उसके नीचे आपकी सुपीरियर मिएटस होती है। इसी तरह जो मिडल कॉन्का है उसके नीचे मिडल मिएटस है और इन्फीरियर कॉन्का के नीचे इन्फीरियर मिएटस है। तो मिडल मिएटस के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हाइएटस सेमिल्यूनेरस। उसके अंदर आपका ये ऑस्टियम जो है ड्रेन होता है, उसके अंदर ये ऑस्टियम समझे ओपन होता है और मिडल मिएटस के अंदर आपकी जो मैक्सिलरी साइनस है उसकी ड्रेनेज होती है सारी। अब दूसरी बात यह है कि सिलिया और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि जो आपकी ऑस्टियम है जिसने ड्रेन करना है मैक्सिलरी साइनस को लेटरल नेज़ल वॉल के अंदर या बेसिकली नेज़ल कैविटी के अंदर, वो डिपेंडेंट पोजीशन पर नहीं है, यानी वो थोड़ी सी हाइट पे प्रेजेंट है। वो कहता है कि जो मीडियल वॉल है साइनस की उसकी 2/3 जितनी हाइट है वहाँ पे आपकी ओपनिंग होती है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए आपके पास जो कि सिक्रीशंस को उठा के उस तक लेके जाए ताकि वो नेज़ल कैविटी के अंदर ड्रेन हो, तो ये काम आपके सीलिया करते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जो सिक्रीशंस बनती है वो नीचे इकट्ठी होती जाती और फिर जब वो उस लेवल तक पहुंचती तो फिर ड्रेन होती। तो सीलिया का काम ये है कि जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है वो उन्होंने अब अपनी मूवमेंट के साथ उसको मूव करवाते जाना है और ऑस्टियम के थ्रू उसको नेज़ल कैविटी के अंदर डाल देना। तो सीलिया जो है वो 1000 स्ट्रोक्स पर मिनट तक जो है वो मूवमेंट करवा सकते हैं और ये जो है 6 मिलीमीटर पर मिनट तक यानी इसकी मूवमेंट हो सकती है, ये अपर लिमिट है उसकी, समझ लें। नेक्स्ट है कि आपके पास सस्पेक्टेड पेशेंट आ गया साइनस की डिज़ीज़ का, तो आपने उसको एग्ज़ामिन कैसे करना है। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की एग्ज़ामिनेशन की तरह साइनस की एग्ज़ामिनेशन भी जो है वो पेशेंट की अपीयरेंस से स्टार्ट होती है। तो जब पेशेंट आपके पास आया तो आपने उसको फेस को विजुअली एग्ज़ामिन कर लेना है और उसका जो मे भी अगर आप देखें उसको तो नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा हो तो ये एक साइन है कि साइनस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। फिर आपने इंट्राओरली उसकी वेस्टिब्यूल देख लेनी है, उसमें कोई स्वेलिंग वगैरह या रेडनेस तो नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आप उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि लैटरल साइड्स जो हैं आपकी मैक्सिला की, बेसिकली आप समझें जो आपकी साइनस की लैटरल वॉल्स बनेंगी, एक्स्ट्रा ओरली आपने उनको टैप करना है। जहाँ पे आपकी चीक बोन्स बेसिकली सबसे प्रोमिनेंट होती हैं वहाँ पे आप उसको टैप करें। तो अगर तो उसको साइनस की इन्फेक्शन है तो ये टैपिंग पे उसको पेन होगी, यानी वो टेंडर होगी, या अगर आप पैल्पेट करके देखें तो भी उसको पेन होगी, टेंडर होगा। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो ट्रांसइल्यूमिनेशन का है। ट्रांसइल्यूमिनेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपने लाइट गुजार के देखनी है कि
बेसिकली जो एयर फिल्ड कैविटी है वो आपको ज़्यादा थोड़ी सी बाकी एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, समझे। क्योंकि बाकी तो बोन है सारी, उसने तो कम लाइट ट्रांसमिट करनी है। जो एयर फिल्ड कैविटी है उसके अंदर से लाइट इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, तो वो आपको थोड़ी सी ब्राइट नज़र आएगी, यानी ज़्यादा वहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई होगी। अब करना आपने ऐसे है कि या तो बाहर की साइड पे रख लें, उसके बाहर ही मैक्सिला के जो अपनी लाइट है, या फिर अंदर पैलेटल साइड पे रखें उसको। और जो कमरा है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ताकि लाइट आप अच्छे से देख सकें। तो उसको राइट और लेफ़्ट साइड को कंपेयर करके देख लेना है आपने। ऑब्वियसली अगर उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा है, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा है, इन्फेक्शन हुई हुई है, उसकी जो लाइनिंग है वो थिक हुई हुई है, तो वो इतनी अच्छी लाइट ट्रांसमिट नहीं करेगा जितनी जो हेल्दी नॉर्मल आपकी साइनस है वो करेगी। तो थोड़ी सी डिम जो नज़र आने वाली साइनस होगी वो आपकी इन्फेक्टेड होगी। और इसके अलावा आप एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं। एंडोस्कोपी के भी 2-3 तरीके हैं। इंट्राओरल वेस्टिबुलर जो अप्रोच है वो सबसे कॉमन है, सिंपल है कि वेस्टिब्यूल में आपने वो करके इंसिजन दे के तो आपने चले जाना है साइनस के अंदर और अपनी एंडोस्कोप से उसको देख लेना है। वहाँ से सैंपल लेना हो तो सैंपल भी लिया जा सकता है उसकी मेम्ब्रेन का। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन आ जाएगी। तो जो डिफरेंट रेडियोग्राफ्स आप यूज़ कर सकते हैं साइनस को देखने के लिए, उसमें इंट्राओरल पेरिएपिकल है, ओक्लूजल है, पैनोरामिक है। उसके अलावा वाटर्स व्यू ले सकते हैं, और सेफ जो होता है आपका लैटरल सेफ, उसमें भी आपको नज़र आ जाता है। उसके अलावा आप सीटी स्कैन से भी देख सकते हैं। तो अब इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि कुछ में पूरी साइनस नज़र आएगी, कुछ में नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह जिस तरह पेरिएपिकल एक्सरे है उसमें सिर्फ जो पार्ट आपका रूट्स के साथ होता है साइनस का वो नज़र आता है। इसी तरह क्लूजल भी है, उसमें भी पूरी नज़र नहीं आएगी। पैनोरामिक में पूरी नज़र आ जाती है, लेकिन उसमें भी रूट्स की थोड़ी सी आ जाती है, सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, आप समझें। तो जो बेस्ट एक्सरे है आप समझें साइनस मैक्सिलरी साइनस को देखने का, वो वाटर्स व्यू होता है। वाटर्स व्यू बेसिकली पोस्टर एंटीरियर आपका एक्सरे है, जिसमें आपने हेड को टिल्ट करवा लेना 37 डिग्रीज, यानी जो सेंट्रल जो आपकी फिल्म और जो एक्सरे की सोर्स है उसके दरम्यान में पेशेंट का हेड जो है वो 37 डिग्रीज ऊपर की तरफ कर ले, समझे आप, सेंट्रल बीम की निस्बत। तो होगा ये कि जो थोड़ा सा पार्ट आपका टेम्पोरल बोन का, पीटर्स टेम्पोरल बोन का यूजुअली नज़र आ जाता है, जो कि मास्क कर देता है आपकी साइनस को, नज़र नहीं आती वो थोड़ा सा हेड टिल्ट करने से वो पार्ट नज़र नहीं आएगा और पूरी साइनस आपको नज़र आएगी। तो वाटर्स व्यू जो है वो बेसिकली बेस्ट है आपके मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए। इसी तरह जब आप लैटरल सेफ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो है पेशेंट के हेड को थोड़ा सा टिप कर देते हैं केसेट की तरफ, यानी जहाँ पे फिल्म है वहाँ उसकी तरफ। और इसमें भी यही है कि जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सुपर इम्पोजिशन नहीं होती, साइनस आपको क्लियर नज़र आती है। और सीटी ऑब्वियसली आपको बेहतर इमेज दे देती है कि लो कॉस्ट है, लो उसकी रेडिएशन है, और सीटी आपको ऑब्वियसली एक्सरे की निस्बत ज़्यादा अच्छी इमेजिंग दे देगा। अब यह है कि इंटरप्रिटेशन क्या होगी। आपने एक्सरे करवा के साइनस देख लिया, अब उसमें आपने देखना क्या है। तो उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए रेडियो ओपेक क्या चीज़ें होती हैं और रेडियो लूसेंट क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेडियो ओपेक वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से एक्सरेज की बीम पास नहीं होती। जिस तरह कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेडो बनता है, बेसिकली उसके अंदर से लाइट पास नहीं होती, इसलिए उसका शेडो बन जाता है। इसीलिए रेडियो ओपेक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर से एक्सरेज पास नहीं करती और वो आपको वाइट कलर के नज़र आते हैं फिल्म के ऊपर। और जो रेडियो लूसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं फेस के, उसमें से एक्सरे बीम्स पास करती हैं और फिल्म पे वो आपको ब्लैक नज़र आते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये देखें कि जितना कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है उतनी एक्सरे की बीम उसके अंदर से पास नहीं होती, उतना वो आपको वाइट नज़र आता है। और जितना वो लेस कैल्सिफाइड या समझें एयर है या वाटर है, उतनी एक्सरेज की बीम पास कर जाएंगी। और जितना कम डेंस है आप ये समझ लें, और वो आपका रेडियोलूसेंट होगा और ब्लैक नज़र आएगा। तो सिंपल ये है कि अब आपके पास एक एयर फिल्ड कैविटी है, उसकी ऑब्वियसली उसमें कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई डेंसिटी नहीं है, तो उसने तो एक्सरेज पास कर ही देनी है, उसमें से सारी एक्सरेज पास हो जाएंगी और वो आपको वो स्ट्रक्चर आपका हो गया रेडियोलूसेंट, यानी उसमें से एक्सरेज पास हो रही हैं और नज़र वो आएगा ब्लैक कलर का। और उसके अराउंड आपकी मैक्सिलरी बोन है, तो बोन ऑब्वियसली डेंस है एज़ कम्पेयर टू दी एयर फिल्ड कैविटी, तो उसमें से एक्सरेज पास नहीं होंगी और वो आपको रेडियो ओपेक होगी और वाइट कलर की नज़र आएगी। तो जो नॉर्मल अपीयरेंस आपकी ये होगी कि मैक्सिलरी साइनस जो है वो
मैक्सिला की बोन के अंदर एक ब्लैक कलर की यानी एक रेडियोल्यूसेंट एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अराउंड पूरी जो है रेडियो ओपेक बोन आपको प्रेजेंट मिलेगी, सारी जो उसको एनसर्कल कर रही होगी। तो ये आपकी नॉर्मल जो है मैक्सिलरी साइनस ऐसी नज़र आएगी आपको एक्सरेज के ऊपर। अब ऑब्वियसली जब आपको मैक्सिलरी साइनस की डिजीज़ होगी तो उसके अंदर आपका जो है सिक्रीशंस बनेंगी। बेसिकली ये होगा कि जो ड्रेनेज पाथ है वो किसी तरह ब्लॉक हो जाएगा और जो सिक्रीशंस हैं, वो म्यूकस है, जो भी है इन्फेक्शन है, वो अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो वो एज़ कम्पेयर एयर फिल्ड कैविटी जो है वो आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी में चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की निस्बत कम है। तो जब एयर फिल्ड कैविटी बन जाएगी तो वो जो जितनी वो डार्क नज़र आनी चाहिए उतनी नहीं डार्क नज़र आएगी, थोड़ी सी वो आप समझे वाइट हो जाएगी, लेकिन बोन की निस्बत फिर भी कम होगी। लेकिन जितना उसको ब्लैक होना चाहिए उतनी वो ब्लैक नहीं रहेगी, यानी जितना उसको रेडियोल्यूसेंट होना चाहिए उतनी वो रेडियोल्यूसेंट नहीं होगी, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। अब फिर एक चीज़ होती है एयर फ्लूइड लेवल्स। अब एयर फ्लूइड लेवल क्या होता है? एयर फ्लूइड लेवल का बेसिकली ये मतलब है कि अगर एक बंद कैविटी के अंदर आप फ्लूइड और एयर दोनों चीज़ें रख दें तो जो फ्लूइड है वो अपनी डेंसिटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा और एयर उसके ऊपर एक लेयर बना लेगी। तो आपको एक्सरे में ये ऐसे नज़र आएगा कि जो साइनस का नीचे वाला पार्ट होगा वो फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड के होने की वजह से रेडियोल्यूसेंट होगा और उसके ऊपर एक लेयर आपको नज़र आएगी रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर की, जो एयर होगी। तो इसको कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल्स या एयर फ्लूइड लेवल है। तो अगर आपको साइनस के अंदर एयर फ्लूइड लेवल फील हो रहा है कि यानी नीचे से वो थोड़ी सी कम डार्क है, ऊपर से ज़्यादा डार्क है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी हुई हुई हैं, नीचे फ्लूइड पड़ा हुआ है, ऊपर एयर है। तो होता ये है बेसिकली कि जब भी आपकी साइनस की इन्फेक्शन वगैरह होगी तो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेडियो लूसेंट से रेडियो ओपेक की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिंपल उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अब उसमें म्यूकोज़ा थिक हो जाता है, नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, एंट्रल पॉलिप्स हो सकते हैं, एयर फ्लूइड लेवल्स आपको सारा नज़र आ सकता है। तो ये सारा कुछ बेसिकली जो है रेडियो ओपेसिटी की तरफ जाएगा और ये सिंपल आपकी होगी एक्सरे की इंटरप्रिटेशन के इसके अंदर कुछ ख़राबी है। अगर ऑब्वियसली वो उसकी लाइनिंग्स के साथ थिकनिंग हो गई है तो आपको वो उससे पता चल जाएगा एयर फ्लूइड लेवल है, तो इसका मतलब सिक्रीशंस इकट्ठी हो गई हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है कॉजेज़। तो ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन हो गई कि नॉन ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ हैं या ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ हैं। तो बेसिकली साइनस की डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन जो साइनसाइटिस जिसको कहते हैं वो इस तरह होगी कि किसी भी आप समझें स्टिमुलस की वजह से, वो बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ है, एलर्जी है या ट्रॉमा है, जिस भी की भी वजह से जो उसकी लाइनिंग मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम होगी। उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ऑस्टियम है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब नेज़ल जो मैक्सिलरी साइनस की सिक्रीशंस है वो नेज़ल कैविटी के अंदर ड्रेन नहीं हो रही क्योंकि आपका ऑस्टियम ब्लॉक हो गया। तो वो सारी जो फ्लूइड है वो सारा अंदर इकट्ठा होता जाएगा। अब वो इकट्ठा होता जाएगा तो बेसिकली वो ये बताता है कि कुछ जो है डायनामिक रिलेशन होता है। बैक्टीरिया नॉर्मली भी आपकी जो है साइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सीलिया की मूवमेंट और म्यूकस प्रोडक्शन है उसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज नहीं करते। लेकिन अब चूँकि ड्रेनेज नहीं हो रही और अंदर आपकी जो फ्लूइड है या म्यूकस है वो इकट्ठा हो गया है, स्टैगनेंट हो गया है, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो होंगे प्रेजेंट होंगे वो डिजीज़ कॉज कर देंगे। तो उसकी वजह से बेसिकली आपकी साइनोसाइटिस हो जाती है। अब जो नॉन ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, वायरल डिजीज़ भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, ट्रॉमा भी हो सकता है। तो ये सारी डिजीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। और फिर इसमें दो जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो एक्यूट और क्रॉनिक है। तो एक्यूट जो है वो आपकी सिंपल ये है कि जिसमें सिम्टम्स आपके थोड़े से सीवियर होंगे। वो ये है कि उसमें आपको प्रेशर पेन फील होगी या आपको स्टफ़ी नोज़ फील होगा, यानी और ये यूजुअली ये होता है कि हेड को बेंड करने से आपको पेन होती है साइनस के अंदर। और इसके साथ आपको ऑब्वियसली कोई सिस्टेमिक जो सिम्टम्स है वो भी आ सकते हैं। तो दूसरा आपका क्रॉनिक है। क्रॉनिक हमेशा इस जो लो ग्रेड इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से होता है, जो कि हो सकता है कि दवाइयाँ लेने से थोड़ी देर के लिए ठीक हो, लेकिन फिर जब दवाइयाँ छोड़ें तो शुरू हो जाए, या फिर वो बिल्कुल भी जो है रिस्पॉन्ड ना करे दवाइयों को, ये भी पॉसिबल है।
तो जो नॉन ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ हैं जिनमें जो नॉन ओडोंटोजेनिक बैक्टीरिया या जो कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये सारी लिस्ट है उसकी। और इसी तरह जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से साइनस की डिजीज़ होगी। तो उसमें बेसिकली यही है कि आपकी पेरिएपिकल एब्सेस हो सकती है या पेरिडोंटल कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है जो इन्वेड कर जाए साइनस के अंदर, और उसकी वजह से आपका उसके अंदर डिजीज़ चली जाए। या फिर आपने एक्सट्रैक्शन किया और साइनस की कम्युनिकेशन बन गई है तो उसकी वजह से हो सकती है। कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, ट्यूबरोसिटी रिडक्शन है जिस तरह, या साइनस की जो लिफ्ट का प्रोसीजर होता है वो भी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी है। तो वो करते हुए भी अगर आपने उसकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया या इस तरह का कुछ कर दिया तो उससे डिजीज़ होगी, तो वो आपकी ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ में आ जाएगी। तो फिर है कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो इसमें बेसिकली वो हैं जो आपकी ओडोंटोजेनिक डिजीज़ करते हैं, जिसमें आपका पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरियोइड्स हैं, और इस तरह की ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। तो इसकी भी लिस्ट देख लें।